ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी, शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ऋषि द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत 5 भागों में हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप आपके ही सुझाव के अनुरूप अलग से प्रस्तुत किया जाता रहा है। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। यहाँ आपको बताते चले कि इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आपको यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। इसी अनुरोध के साथ मैं आगे चलता हूं अपनी प्रस्तुति की तरफ। आम बोलचाल की भाषा में पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है। शुभ और अशुभ मुहूर्त इसे हम जानते हैं, किंतु यह सीमित परिभाषा इसकी नहीं है। पंचांग हमारे हम सब व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है, क्योंकि पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए चलिए पंचांग का अनुसरण करें और हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के बीच में के साथ उनके साथ साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित कर शांति और समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करें। अतः और वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पंचांग के पहले भाग। आज का दिन दिनांक 13 जून 2025, माह आषाढ़, कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5126वां वर्ष, सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:41। दिशाशूल पश्चिम। फिर भी इस दिशा में यात्रा करना पड़े तो जौ खाकर या दूध पीकर यात्रा करें। यहाँ गया फिर पुनः बताते हैं। सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:41 पर, सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:41 PM। दिशाशूल पश्चिम। फिर भी इस दिशा में बाध्य यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में सोता रहे। पंचांग के 5वां अंक, दिन शुक्रवार, तिथि अपराह्न 3:18 तक द्वितीया, उसके बाद तृतीया, नक्षत्र देर रात्रि 11:21 तक पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा, योग अपराह्न 1:48 तक शुक्ल, उसके बाद ब्रह्म, करण अपराह्न 3:18 तक गर्भ, उसके बाद देर रात्रि 3:35 तक वनिश, उसके बाद वृष्टि भद्रा। ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखते हैं। जाने के पूर्व भोलेनाथ का नमन कर यह जानने का प्रयास करते हैं कि आज भोलेनाथ का वास कहाँ है और उसकी का प्रतिफल क्या है। तो शिव का वास जब तक द्वितीय है तब तक वे सभा स्थल में हैं और उसके तत्पश्चात वे क्रीड़ा स्थल में जाते हैं। दोनों शुभ नहीं है। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त पर। अभिजित मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:17 दिन में, अमृतकाल संध्या 6:16 से 7:57 रात्रि में, विजय मुहूर्त अपरांत 2:07 से 3:02 अपरांत तक, गोधूली संध्या 6:40 से 7:01 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:10 तक। तो ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:07 से 11:50 तक, गुलिक काल प्रातः 6:41 से 8:24 तक, यमगंड अपराह्न 3:15 से 4:58 तक, वर्ज मुहूर्त प्रातः 8:06 से 9:48 तक, और भद्रा कल भोर में 3:35 से सूर्योदय तथा उसके पश्चात भी। आज भद्रा का वास पाताल में है, जो कि शुभ नहीं है। हम यहाँ बताते चले कि रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं, शुभ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल का उचित प्रयोग हेतु तथा
आपके कार्यक्रम में शुभता लाने हेतु हमने एक अलग सा राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर पोस्ट किया है, जिसमें पूरे सप्ताह में राहु काल कब से कब किस समय तक रहेगा वह हमने रखा है, पूरे सप्ताह का। साथ ही साथ राहु काल का अशुभ प्रभाव कब नहीं होता है, यह भी हमने उसमें जानकारी देने का प्रयास किया है। आप आशा करते हैं कि आप उसे सुनेंगे तथा आप उससे समझेंगे और अपने जो साप्ताहिक कार्यक्रम है ऐसा बनाए ताकि राहु काल से वह कुप्रभावित न हो और यह आपके लिए लाभकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं अगली प्रस्तुति में, जो कि ग्रहों की आकाशीय स्थिति है। चंद्रदेव अभी भी धनु राशि में है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सब राशि में 3 ग्रह हैं और स्व राशि में 1 ग्रह है, वे बुध है जो मिथुन राशि में है। चंद्रमा को छोड़कर चंद्रमा की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों में सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह और बुध की राशि में 2 ग्रह हैं। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र में यदि देखें तो चंद्र और बुध का नक्षत्र है, स्वतंत्र नक्षत्र है क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और बृहस्पति और राहुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति देव राहु के नक्षत्र में है। इस तरह दोनों ग्रह आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शक्ति के अनुसार सूर्यदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, राहुदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में चंद्रदेव और बुधदेव को छोड़कर एक एक ग्रह। अंश के अनुसार ग्रहों की शक्ति को देखें तो बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव तथा शनिदेव शक्तिशाली हैं। शेष ग्रह अभी शक्तिशाली नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले प्रस्तुति में जाने के पूर्व आपको जो इस मास का ग्रहों का गोचर है उससे अवगत कराते हैं। सूर्यदेव 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं बुधदेव 22 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्रदेव 29 जून को करेंगे और बृहस्पति देव अस्त चलने लगे हैं। चंद्रदेव भी अस्त है, चंद्रदेव भी अस्त होंगे 24 जून से। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। अब हम आपको ले चलते हैं नक्षत्र के अनुसार, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे उसके अनुसार कैसा दिन रहेगा। और साथ ही साथ यह इसे तारा बल कहा जाता है चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में। और सामान्य भाषा में इसे यह नवतारा चक्र पर आधारित है, उस जो अद्भुत पद्धति है नवतारा चक्र पद्धति, क्योंकि ग्रहों का मन नक्षत्र होता है, ग्रह नक्षत्र के अनुसार काम करते हैं, इसलिए नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक और आपके अग्रिम सूचना देने में समर्थ रखती है कि आपका महादशा कैसा फल देगा, कुंडली के जो ग्रह हैं वो कैसा फल देंगे और आपके जीवन में आपके जीवन में संपर्क में आने वाले जितने भी जातक हैं, चाहे घर के, बाहर के, समाज के, गांव के, शहर के, ऑफिस के, पार्टनर के, व्यवसाय के, जो भी व्यक्ति आपसे संपर्क में हैं, अगर उनके नक्षत्र का ज्ञान हो जाए, पता चल जाए तो वह आपके लिए शुभ कितना होगा, आप उसके लिए शुभता कितनी होगी। तो यह सामान्य परिप्रेक्ष्य में हम नवतारा चक्र पद्धति से ये जान सकते हैं, यह अद्भुत पद्धति है और सटीक पद्धति। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो वह केवल आज का दिखाता है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वह आज कैसा फल देगा। उस जातकों को अलग अलग जो नक्षत्र में जन्मे जातक हैं उनके लिए अलग अलग फल हो सकता है। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं। हमने इस पर एक अलग प्रस्तुति रखी है वीडियो, जो नवतारा चक्र कैसे बनता है और इसकी उपयोगिता क्या है, फलित कैसे करते हैं। साथ ही साथ कुछ विशेष कुंडली जिसमें भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की कुंडली रखी है, जिसमें उनका आपस में संबंध कैसा, नक्षत्र के अनुसार कैसा संबंध रहा, यह बताने का प्रयास किया है, जिससे यह साबित होता है नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति जरूर है
किंतु यह सटीक पद्धति है किसी भी चीज को जानने के लिए। तो ग्रहों को, चूंकि नक्षत्र 27 होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्र में कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के ऊपर प्रतिफल करेंगे, इसको ठीक करने हेतु 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखा गया। पहला श्रेणी में पहला से 9वां, दूसरा श्रेणी में 10वां से 18वां, और तीसरे श्रेणी में 19वां से 27वां नक्षत्र को रखा गया। इसके बाद ग्रहों को रखा गया महादशा के क्रम के अनुसार, यानी केतु से आरंभ हुआ, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। ये 9 ग्रहों को 9 महादशा जो ग्रह हैं उन्हीं के क्रमों में रखा गया। और पहला जो नक्षत्र हुए, यानी हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र जो हुए, उनका स्वामित्व तो पहले ग्रह को दिया गया, केतु देव। इसी प्रकार दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र जो हुए, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, इनका स्वामित्व दूसरे ग्रह सूर्य को दिया गया। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती हुए, उनका स्वामित्व बुध को दिया गया। इस प्रकार सभी 27 ग्रहों को जो है 9 27 नक्षत्रों को का स्वामित्व 9 ग्रहों को दे दिया। अब फलित कैसे करते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन्म पत्रिका में हम देखते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, उनके नक्षत्र स्वामी जो बने, या समूह के स्वामी कहें या स्वामी भी कहें, तो वे जो बने वे मिश्रित फल देते हैं, और गणना वहीं से आरंभ होती है, पहला ग्रह वही होता है। और जब गणना वहां से आरंभ करते हैं तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो होता है शुभ फलदायी होता है। वहीं इसके विपरीत तीसरा, 5वां, 7वां जो ग्रह बनते हैं वह बहुत पीड़ा देते हैं, ज्यादा पीड़ा देते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। और पहला ग्रह मिश्रित फल देता है, उसमें पीड़ा भी हो सकती है, खुशियां भी हो सकती है। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति का, कोई भी ग्रह का कैसा फल होगा यह हम जान सकते हैं। यहाँ फिर पुनः बता दें, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से गणना, उनके स्वामी से गणना आरंभ की जाती है, उनके समूह के स्वामी से गणना आरंभ की जाती है, जो दोनों बराबर हैं, और वह मिश्रित फल देते हैं। दूसरा, चौथा, वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो होते हैं शुभ फलदायी होते हैं। वहीं तीसरा, 5वां, 7वां ग्रह जो होते हैं वे पीड़ादायक होते हैं, बाधा कर देते हैं, अति पीड़ा भी देते हैं, अति अशुभता भी लाते हैं। तो इस तरह से हम फलित करते हैं। चलिए चलते हैं, आज का चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए कैसा फल होगा, उसकी तालिका आपके समक्ष रखता हूं। तो चंद्रमा दिन के 11:21 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, उसके बाद वे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाते हैं। तो जिस जातक का जन्म, कॉलम के अनुसार हम देखते हैं और रो से पकड़ते हैं जातक कौन सा नक्षत्र में जन्मा है। उदाहरण के लिए, यदि जातक कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मा हो तो जो 11:21 रात्रि तक अति मित्र की स्थिति में है, शुभ फलदायी है, उसके बाद जन्म नक्षत्र में पड़ेंगे। यदि जन्म ग्रह में के अंदर है जो मिश्रित फल देंगे। वहीं यदि हम पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला जो भाग होगा चंद्रमा का, यानी रात्रि के 11:21 तक प्रत्ययी होगा, पीड़ादायक होगा, उसके बाद शुभ फलदायक होगा, साधक होगा। तो ये रहे हमारे पंचांग के अनुसार, चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार इनको हम, चंद्रमा का आज का नक्षत्र देखते हैं और चंद्रमा के में जन्म कुंडली का नक्षत्र देखते हैं, दोनों के अनुसार हम मिलान करते हैं कि कैसा फल होने की संभावना है, और जहां बॉक्स मिलता है वही फल होता है। चलिए, अब यहाँ पर सवाल यह भी उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि आज का मुहूर्त अगर ये निकला और वह अशुभदायक है तो उसका परिहार्य क्या है, उपाय क्या है। जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वह प्रमाणित नहीं है, फिर भी कहीं हमने देखा और हमने संकलित किया। ये उपाय है, यदि जन्म नक्षत्र में पड़ रहे हैं आज के दिन आपका मुहूर्त, तो पीला कद्दू या पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत्त में पड़ रहे हैं तो गुड़ का दान करें। प्रत्यरी में पड़ रहे हैं तो नमक का दान करें। और नैधन्य में पड़ रहे हैं तो उस मुहूर्त को त्याग देना ही शुभ
सूखता है, क्योंकि वह शुभ नहीं है। और मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान कर। तो ये रहे पंचांग के, हमारे चंद्रमा के गोचर का। तो चलिए चलते हैं अब। अभी तक हमने देखा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके अनुसार फल। अब चंद्रमा आपके किस राशि में है उसके अनुसार फल कैसा हो। तो चंद्रमा आज राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, धनु राशि में ही रह रहे हैं। इसलिए मिथुन, चंद्रमा के जिस राशि में बैठे हुए हैं आपके जन्म कुंडली में उसके अनुसार देखिए, लगन के अनुसार नहीं, वही आपकी राशि है। तो जिनका मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि हो, उनके लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं शेष राशि वाले के लिए थोड़ा अशुभता हो सकता है। इष्ट देव का ध्यान धरें, जो भी आपके इष्ट देव हो उनको नमन करें, उनका ध्यान धरें, ताकि अशुभता की जो मात्रा हो वह नगण्य हो। तो अब आपको हम ले आए हैं चौघड़िया ज्योतिष पर, चौघड़िया मुहूर्त पर। यह मुहूर्त एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो शुभ और अशुभ मुहूर्त दिखाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चाहे नया काम करने के जा रहे हैं तो भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि आप कोई मुहूर्त नहीं देख पाए तो भी सलाह दी जाती है कि कम से कम चौघड़िया को जरूर देखें। और इसी मुहूर्त को की महत्ता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की अलग अलग उपयोगिता पर, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया हमने पोस्ट किया है, यूट्यूब पर रखा है। जरूर देखें, उसको समझें, उसका उपयोग करें और लाभान्वित हों। तो चौघड़िया ज्योतिष पर संक्षेप में हम बताते चले कि कुल 7 8 चौघड़िया होते हैं, दिन के 8 चौघड़िया होते हैं रात के। लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, जो आरंभ का चौघड़िया होता है, वही अंत का भी चौघड़िया होता है। इस प्रकार 7 चौघड़िया का संबंध 7 दिनों से, और 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह होते हैं। और वे 7 ग्रह विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। इसलिए 7 चौघड़िया का संबंध 7 दिनों से, 7 चौघड़िया का संबंध 7 ग्रहों से, और 7 चौघड़िया विशेष कार्य के लिए उपयुक्त। यही है चौघड़िया की उपयोगी। चौघड़िया का जो मुहूर्त होता है उसमें यह देखा जाता है, 3 का चौघड़िया काल वेला, वार वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो जब भी यह अशुभता रहे तो उस चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, क्योंकि उसमें अशुभता ज्यादा होती है, शुभता का नामो निशान नहीं। तो शुभता लानी है तो उसका त्याग करें। चलिए आज देखते हैं आज का चौघड़िया। आज चूंकि शुक्रवार है इसलिए चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं और चौर चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। अमृत चौघड़िया जो है, जो 8:24, प्रातः 8:24 से है, 8:24 से 10:07 तक, वो वार वेला से ग्रसित है। अब काल चौघड़िया जो 10:07 से 11:50 तक है, राहु काल से ग्रसित है। यानी आज का जो चौघड़िया है 8:24 से दिन के 11:50 तक अशुभता से प्राप्त है। वहीं रात्रि का चौघड़िया 9:15 से 10:33 तक काल रात्रि से ग्रसित है। तो इस प्रकार हम चौघड़िया का जो शुभ है वह मुहूर्त जो भी शुभता है और उस विशेष कार्य के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आज के अंतिम प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो अंक ज्योतिष में हम पूर्व में बता चुके हैं कि अंक ज्योतिष में एकल अंक पर हम भी काम करते हैं, यानी अंक ज्योतिष हमेशा एकल अंक पर ही जाना जाता है, 1 से 9 अंक तक। जब भी हमें अंकों का समूह मिलता है तो उसे एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। जब भी हमें शब्दों का समूह मिलता है तो शब्दों में प्रयुक्त हुए अक्षरों का, शब्दों को अंकों में हम बदलते हैं, उनके अक्षरीय मूल्य से का जो अंकीय मूल्य होता है उसे परिवर्तित करते हैं, फिर योग कर लेते हैं सभी अंकों को और एकल अंक में परिवर्तित कर उसे उस शब्द को अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यदि शब्द और अंकों का समूह मिला तो वही विधि अपनाई जाती है। और मूलांक होता है जो जन्म तिथि का योग होता है, भाग्यांक होता है जो जन्म तिथि, माह और वर्ष का जोड़ होता है।
तो मूलांक और भाग्यांक में अच्छा तालमेल हो। ड्राइवर भी कहते हैं मूलांक को, कंडक्टर कहते हैं भाग्यांक को। तो ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल जरूरी है। तो आज का दिन यदि कहें तो मूलांक आज का 4 होता है, 13 तारीख है, और भाग्यांक 1 होता है। अजीब संजोग है कि 4 वाले को 1 से बहुत निपटी है, और 1 वाले को तो सभी अंकों से निपटी है, केवल 8 को छोड़कर। इस प्रकार इस प्रस्तुति में देखें कि 1 से 9 तक अंक हमने प्रस्तुत जो किया है, सभी में अति मित्र है, कहीं में तटस्थता नहीं है और नहीं मित्र है। सभी अंकों से राजा का, एक अंक राजा का होता है, सूर्य का होता है, उसे किसी से दुश्मनी नहीं होती। किंतु सूर्य के एकमात्र अगर दुश्मन होते हैं, अति शत्रु जो होते हैं, वह शनिदेव होते हैं। इसलिए 8 अंक अति शत्रु है। 8 अंक वाले को जातकों के लिए सावधानी, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें आज के दिन, चूंकि 1 और 8 आपके लिए ही संदेश लेकर आया है। आपका मूलांक 8 बनता है किसी भी माह का। 8, 17, 26 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 8 मूलांक जिनका होता है, वे सावधान रहे आज के दिन, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और शेष राशि, शेष मूलांक वाले 1, 10, 19, 28 का 1 मूलांक सूर्य शासित, 2, 11, 20, 29 का 2 मूलांक चंद्र शासित, 3, 12, 21 का, 30 का को जन्मे किसी भी माह का 3 मूलांक बृहस्पति देव शासित, किसी भी माह का 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे जातक 4 मूलांक राहु सब द्वारा शासित, 5, 14, 23 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का बुध द्वारा शासित 5 मूलांक, और किसी भी माह का 6, 15, 24 तारीख को जन्मे जातक 6 मूलांक शुक्र द्वारा शासित, 7, 16, 25 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का 7 मूलांक केतु देव शासित, और 9 मूलांक वैसे जातकों का जिनका जन्म 9, 18, 27 को हुआ है, मंगल देव द्वारा शासित। तो ये सभी अंक अति मित्र हैं 1 अंक के साथ, इसलिए शुभता रहने की संभावना है। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव हो सकती है, लेकिन पूरा अगर हम इसको देखें तो शुभता ही शुभता नजर आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और यह बताते चलते हैं कि आज आपका किसी भी माह में यदि जन्म हुआ है, उसके लिए खास प्रस्तुति अलग से हमने पोस्ट किया है, जरूर देखें और लाभान्वित हो। तो चलिए हम इस भाग को अब यही समाप्त करते हैं। इस तरह हमारे साथ बने रहने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यदि पहली बार देख रहे हैं हमारे इस प्रस्तुति को, तो साझा सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, और ताकि उनके जीवन में भी जो उनका जीवन भी सफल और समृद्ध बन सके, वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके, और हर जो प्रस्तुति की उससे फायदा उठाकर अपने जीवन में शुभता लाएं, अशुभता को बाय बाय करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की प्रस्तुति यहीं पे विराम देते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय शुक्रदेव।